बहुत बहुत स्वागत है बच्चों माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम सरल रेखा में गति है, परंतु आज इसका 6वां भाग मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बच्चों, आज के 6वें भाग में जो चर्चा के बिंदु हैं उसे देख लीजिए। सबसे पहले हम आपेक्षिक वेग की चर्चा करेंगे, उसके बाद व्यंजक की स्थापना करेंगे, फिर विशेष परिस्थितियों की भी चर्चा होगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों, आपेक्षिक वेग को शुरू करने से पहले मैं आपको दैनिक जीवन के एक अनुभव को साझा करना चाहता हूं। अनुभव यह है बच्चों कि जब आप किसी ट्रेन में सवार होते हैं और यदि आपके ट्रेन की दिशा में ही कोई दूसरी ट्रेन आपके ट्रेन से आगे निकल जाती है, तो यदि आगे निकलती हुई ट्रेन को आप देखें तो आप ये महसूस करते हैं, आपको ऐसा आभास होता है कि आगे निकलने वाली ट्रेन अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रही है। दूसरी तरफ यदि कोई ट्रेन आपके ट्रेन की विपरीत दिशा में आ रही हो, तो यदि उसे आप क्रॉस करते हुए देखें तो आपको ऐसा आभास होता है कि क्रॉस करती हुई ट्रेन अपेक्षाकृत तीव्र गति से गतिमान है। बच्चों, इन अनुभवों को समझने के लिए आज का जो हमारा विषय वस्तु है, जिसे हम आपेक्षिक वेग कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। आपेक्षिक वेग क्या है, इसकी परिभाषा को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके व्यंजक की स्थापना करेंगे। बच्चों, आपेक्षिक वेग की परिभाषा यह है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आइए इस डेफिनेशन के आधार पे हम लोग व्यंजक की स्थापना करें। आपेक्षिक वेग के लिए व्यंजक, मान लीजिए बच्चों दो वस्तुएं हैं A और B, और ये जो दो वस्तुएं हैं ये x अक्ष के अनुदिश औसत वेगों वेक्टर VA और वेक्टर VB से गतिमान है। मान लीजिए t=0 पर वस्तु A तथा B की स्थितियां क्रमशः वेक्टर XA 0 है और वस्तु B की स्थिति XB वेक्टर XB 0 है। तो t समय के पश्चात जो उन वस्तुओं की स्थितियां होंगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे देख लीजिए। t समय के पश्चात वस्तु A की जो स्थिति होगी उससे हम लिखेंगे वेक्टर XAT और इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर XA0 प्लस VA इंटू स्मॉल t। बच्चों, ये जो VA है ये अभी अभी बताया गया औसत वेग है और t वो समय है। तो जब हम औसत वेग में समय का गुणा करेंगे तो आपको t समय में वस्तु का विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। यदि इस विस्थापन को हम t=0 पर कण की स्थिति से जोड़ दें तो हमें t समय के पश्चात हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने इक्वेशन एक बन रहा है, वेक्टर XAT वेक्टर XA0 प्लस वेक्टर VA इंटू t। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हम कण B की t समय पर स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम लिखेंगे वेक्टर XBT वेक्टर XB0 प्लस वेक्टर VB इंटू t। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे वस्तु A तथा वस्तु B के मध्य का विस्थापन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वस्तु A के सापेक्ष B का विस्थापन। इसे हम वेक्टर XBAT से व्यक्त करते हैं और इसका फार्मूला होगा वेक्टर XBT माइनस वेक्टर XAT। अभी अभी
हम लोगों ने वेक्टर XAT और वेक्टर XBT की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ज्ञात किया और ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। तो फाइनली आपको मिलेगा वेक्टर XBAT इज इक्वल टू XB0, वेक्टर XB0 माइनस वेक्टर XA0, इसको आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए। फिर बचेगा आपका दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA इंटू T। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वेक्टर XBAT की जो वैल्यू है वो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल इसी टर्म में हो रहा है। यदि हम इस टर्म में समय के साथ भाग दे दें, समय अंतराल से भाग दे दें, तो हमें वस्तु A के सापेक्ष B के विस्थापन की दर ज्ञात हो जाएगी और इसी को हम वस्तु B का A के सापेक्ष वेग भी कहते हैं। इस प्रकार से वेक्टर VBA T की वैल्यू होगी वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA। बच्चों ये वेक्टर VBA T को हम बोलते हैं वस्तु B का वस्तु A के सापेक्ष वेग। हम इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। बच्चों ठीक जिस तरीके से हमने वेक्टर VBA की वैल्यू निकाला, सिमिलरली आप वेक्टर VAB की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात वस्तु A का वस्तु B के सापेक्ष वेग होगा वेक्टर VAB T इज इक्वल टू वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। और इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर VAB। आप इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। बच्चों एक बार हम फिर इक्वेशन नंबर 4 पर आते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु A के सापेक्ष वस्तु B के वेग का भौतिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वस्तु A पर है, अर्थात वह ऑब्जर्वर वस्तु A से वस्तु B के गति का मापन कर रहा है। सिमिलरली यदि ऑब्जर्वर वस्तु B पर हो और वह वस्तु A की गति का मापन कर रहा हो तो आप B के सापेक्ष वस्तु A का वेग लिखते हैं वेक्टर VABT इज इक्वल टू वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। आइए अब कुछ विशेष परिस्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले आता है जब वेक्टर VB इज इक्वल टू वेक्टर VA हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों वस्तुएं हैं वे एक समान वेग से गतिमान हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी ग्राफिकली एक बार करेंगे और एक बार मैथमेटिकली करेंगे। यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो, इसका अर्थ यह हुआ कि उनके xt ग्राफ के जो ढाल होगा वो भी समान होगा। तो आपके सामने एक xt ग्राफ बनाया गया है। देखिए x एक्सिस पे समय ड्रॉ किया गया है, y एक्सिस पर कण की स्थिति है। यहां पर एक वस्तु A के लिए ग्राफ बनाया गया है और यहाँ पर वस्तु B के लिए ग्राफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस बिंदु को, ये आप जानते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं XA0, इस बिंदु को हम बोलते हैं XB0। बच्चों अगर आप ध्यान दें तो इस दोनों ग्राफ के जो ढाल है वो बिल्कुल एक समान है। इसका कारण यह है कि दोनों वस्तुओं के वेग एक समान है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि t=0 के बाद, अर्थात जिस समय बिंदु से गति का मापन आरंभ किया उसके बाद से लगातार ये दोनों ग्राफों के बीच का जो अंतराल है, अर्थात जो दूरी है दोनों वस्तुओं के बीच की, वो एक समान बनी हुई है। ये दोनों जो ग्राफ है एक दूसरे के समानांतर है। आइए इसके भौतिक अर्थ को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये है बच्चों कि एक मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस की धनात्मक दिशा है, ये मूल बिंदु है। यहां पर वस्तु A के रूप में एक कार है और यहां पर वस्तु B के रूप में भी एक कार है। मान लीजिए वस्तु A का जो वेग है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और यह कार A x एक्सिस की धनात्मक दिशा में गतिमान है, अर्थात इसको हम लिखेंगे +40। सिमिलरली कार B का जो वेग है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और ये भी x एक्सिस के धनात्मक दिशा में ही गतिमान है।
बच्चों यदि आप स्वयं अर्थात यदि आप ऑब्जर्वर हो और कार ए में सवार हो जाएं और आप कार ए से कार बी की गति का मापन करें तो आप लिखेंगे वेक्टर वी बी ए इज इक्वल टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। आप देख लीजिए वेक्टर वी बी की वैल्यू 40 है और वी ए की वैल्यू भी 40 है। इस प्रकार से ये आपका आ जाता है वेक्टर वी बी ए इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दोनों कारें एक समान वेग से गतिमान हो और उसमें से किसी एक कार से पर सवार होकर आप दूसरे कार को देखें तो आपको ऐसा आभास होगा कि दूसरी कार विरामावस्था में है, आपके सापेक्ष विरामावस्था में, अर्थात सापेक्षिक वेग 0 आपको मिलेगा। अब हम अगले स्थिति पर आते हैं। अगली स्थिति ये है बच्चों, जब वेक्टर वी ए इज ग्रेटर देन वेक्टर वी बी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु ए का वेग वस्तु बी के वेग से अधिक है। आपको पिछले लेक्चर से बताया जा चुका है कि एक्सटी ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को व्यक्त करता है। चूंकि वस्तु ए का वेग अधिक है इसलिए ए के लिए जब हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ढाल अपेक्षाकृत अधिक होगा और वस्तु बी का वेग कम है इसलिए इसका ढाल अपेक्षाकृत कम होगा। यह बिंदु आप इससे परिचित हैं, इसे आप XA0 बोलते हैं, इसे आप XB0 बोलते हैं। ये t=0 पर ये दोनों वस्तुओं की स्थितियां हैं। आप इस ग्राफ को देखें बच्चों, t=0 के बाद आप देखिए कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है और उसके बाद यह दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट भी कहते हैं और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद फिर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इस घटना को मैथमेटिकली समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा है, ये मूल बिंदु है। यहां पर कार ए है, ये कार बी है। कार ए मान लीजिए कि इसका वेग 60 किलोमीटर पर आवर है और ये एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में गतिमान है, अर्थात ये इसका वेग इसके वेग में हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। और कार बी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है और ये भी एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में ही गतिमान है। अब बच्चों यदि आप ऑब्जर्वर हो और आप कार ए में सवार हो जाएं, कार ए से आप कार बी की स्थिति का मापन करें तो आप लिखेंगे वेक्टर वी बी ए इज इक्वल टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। वेक्टर वी बी की वैल्यू आप देख लीजिए 40 और वेक्टर वी ए की वैल्यू हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। इस बात का अर्थ ये हुआ कि यदि आप कार ए में सवार होकर कार बी के गति का मापन करते हैं तो आपको ऐसा आभास होता है कि कार बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में अर्थात कार ए की ओर ही गतिमान है। और बच्चों ये इसका अर्थ ये हुआ कि जिस क्षण से आप गति का मापन आरंभ करते हैं उसके बाद इन दोनों कारों के बीच की दूरी लगातार घटती चली जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों कारें एक दूसरे के समानांतर होंगी। उसी के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट आपको यहाँ ग्राफ में दिखाया जा रहा है और उस पॉइंट के बाद इन दोनों कारों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी। बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और आपको बताया था कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो आप एक ट्रेन से जब दूसरे ट्रेन को आप देखते हैं तो दूसरे ट्रेन की जो गति है, जो वेग है, वो आपको अपेक्षाकृत उसका कम आभास होता है। उसको आपको ऐसा आभास होता है कि आपेक्षिक वेग कम है। बच्चों इसका कारण आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देखें कि वस्तु ए के वेग का जो मैग्नीट्यूड है, वस्तु बी के वेग के मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए। इन दोनों मैग्नीट्यूड से जो सापेक्षिक वेग का मैग्नीट्यूड है वो काफी कम है। तो हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि यदि दो वस्तुएं एक दिशा में गतिमान है तो आपेक्षिक वेग का मान अपेक्षाकृत कम हमें मिलता है।
अब तीसरी स्थिति को देख लीजिए, जब वेक्टर VA तथा वेक्टर VB क्रमशः विपरीत चिन्हों के हों। इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए कि वेक्टर VA पॉजिटिव है और वेक्टर VB निगेटिव है। आप यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इस बात को हम ग्राफ से आपको स्पष्ट करेंगे। आपके सामने यहां पे xt ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पर कण की स्थिति दिखाई जा रही है। चूंकि कण वस्तु A का जो वेग है वह धनात्मक है, इसलिए इसका जो xt ग्राफ का ढाल होगा वो धनात्मक होगा, और वस्तु B का वेग ऋणात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु B के वेग का जो वस्तु B का जो xt ग्राफ होगा वो उसका ढाल ऋणात्मक होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। आप ये देखें कि इस बिंदु से आप परिचित हैं, इस बिंदु को आप बोलते हैं XA0 और इस बिंदु को आप बोलते हैं XB0। आप ध्यान दें तो t=0 के बाद दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद दोनों कारों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये वस्तु A के रूप में कोई कार है और ये वस्तु B के रूप में कोई कार है। मान लीजिए कि जो वस्तु A है उसका वेग है 60 किलोमीटर पर आवर और ये x एक्सिस के धनात्मक दिशा में गतिमान है। दूसरी तरफ वस्तु B का जो वेग है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यह कार भी x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में गतिमान है। यदि आप स्वयं कार A में सवार हो और कार B के गति का मापन करना चाहते हो तो आप लिखेंगे वेक्टर VBA इज इक्वल टू वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA। इस प्रकार से आप लिखते हैं -40 माइनस 60 इज इक्वल टू -100 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप कार A में सवार होकर कार B की गति का मापन कर रहे हो तो आपको ऐसा आभास होगा कि कार B 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में गतिमान है, अर्थात आप ही की ओर कार A की ओर ही आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि t=0 के बाद दोनों कारों के बीच की जो दूरी होगी वो लगातार घटती चली जाएगी। एक ऐसा क्षण आएगा जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, कार A कार B को क्रॉस कर रही होगी, उस बिंदु के बाद फिर दोनों कारों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी। एक बात और आप यहां देखें कि कार A के वेग का परिमाण और कार B के वेग का परिमाण ये सापेक्षिक वेग के परिमाण से कम है, या कह सकते हैं कि सापेक्षिक वेग का परिमाण कार A के वेग के परिमाण कार B के वेग के परिमाण से अधिक है। ऐसी चर्चा हमने आपको इंट्रोडक्शन में किया था कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं तो आपेक्षिक वेग का मान अपेक्षाकृत हमें अधिक प्राप्त होता है। आइए बच्चों अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ये है, दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है। एक रेलगाड़ी A उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान है, दूसरी रेलगाड़ी B दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग निकालिए, B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। रेलगाड़ी A की छत पर गति की विपरीत दिशा में अर्थात रेलगाड़ी A के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बच्चों ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है,
ये साउथ है, ये वेस्ट है। साइन कन्वेंशन आप जानते ही हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा, ये वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा, ये एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा और ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा। मान लीजिए ये एक रेल पटरी है, ये दूसरी वाली रेल पटरी है। पहली वाली रेल पटरी पर जो ट्रेन ए है उसका वेग है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये उत्तर दिशा में गतिमान है इसलिए हम इसे लिखेंगे +54, अर्थात इसे हम लिखेंगे वेक्टर वी ए बराबर +54 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेल पटरी पर ट्रेन बी गतिमान है और इसका जो चाल है अर्थात वेग का जो परिमाण है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, परंतु ये दक्षिण दिशा में गतिमान है और इसलिए हम इसको लेंगे माइनस, और इस प्रकार से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वेक्टर वी बी इज इक्वल टू -90 किलोमीटर पर आवर। यदि हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे +15 मीटर पर सेकंड, और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसे लिखेंगे -25 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन ए के सापेक्ष ट्रेन बी का वेग ज्ञात कीजिए, अर्थात वेक्टर वी बी ए हमें ज्ञात करना है। वेक्टर वी बी ए इज इक्वल टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। वेक्टर वी बी की वैल्यू आप देख लीजिए -25 है, वेक्टर ए की वैल्यू -15 है और ये हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। अर्थात यदि आप ट्रेन ए में सवार हो और ट्रेन बी की गति का आप मापन कर रहे हो तो आपको ऐसा आभास होगा कि ट्रेन बी का वेग 40 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन बी दक्षिण दिशा में गतिमान है। इसके बाद जो दूसरा इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था वो ये था बच्चों कि ये दूसरी वाली रेल पटरी है और इस पर ट्रेन बी चल रही है। यहां पर जो है ये 90 किलोमीटर पर आवर का वेग है और ये माइनस में है वी बी, और इसे आप -25 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। यदि आप ट्रेन बी में सवार होकर कि उसकी खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं, ग्राउंड को देखते हैं, तो आप क्या अनुमान, ग्राउंड के वेग का क्या अनुमान लगाते हैं, अर्थात वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, VGB लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड बच्चों आप देख लीजिए वो 0 है, वो तो स्थिर है, और ट्रेन बी का जो वेग है वो आप देख लीजिए -25 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा +25 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यदि ट्रेन बी जो कि दक्षिण दिशा में गतिमान है उसमें सवार होकर अगर आप खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ग्राउंड है वो 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा में गतिमान है। इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा यह है कि पहली रेल पटरी जिस पर की ट्रेन ए चल रही थी और उसका वेग +15 मीटर पर सेकेंड था, इस ट्रेन की छत पर एक बंदर है और इस बंदर का जो वेग है वो ट्रेन ए के सापेक्ष उसका वेग है VMA और इसकी वैल्यू है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आप लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये ट्रेन ए के विपरीत दिशा में गतिमान है इसलिए हम इसे लेंगे माइनस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर खड़ा है और इस ट्रेन ए के छत पर इस दौड़ते हुए बंदर को देखता है, तो इस दौड़ते हुए बंदर के वेग का वो क्या अनुमान लगाएगा। आइए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए। हमको वेलोसिटी ऑफ द मंकी निकालना है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस VA। VMA की वैल्यू अभी अभी देखिए हमने -5 निकाला है, -5 दिया ही है। VA की वैल्यू आप देखिए +15 है और इस दोनों को आप घटा दें तो आपको होगा
10 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हो और ट्रेन ए की छत पर गतिमान जो बंदर है उसको देख रहा हो, तो यह व्यक्ति बंदर का वेग बताएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और उसे ऐसा आभास होगा कि यह बंदर उत्तर दिशा में गतिमान है, अर्थात इसका जो वेग है वो पॉजिटिव है। बच्चों आइए ये गृह कार्य देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आज के लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।